बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी ख़ताओं पर शर्मसार और आपकी दुआओं का तलबगार मैं हूं आपका मेज़बान प्रोग्राम अदाए रमज़ान के साथ डॉक्टर उमैर हमज़ा, और मेरे साथ मौजूद हैं फ़राह हाशमी। नाज़रीन, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज कि मेरे साथ फ़राह मौजूद हैं। यूजुअली यहाँ पे दुआ होते हैं, लेकिन उनकी कोई प्रॉब्लम है, उनकी कोई घरेलू मामलात हैं, तो उसकी वजह से फ़राह जो बेसिकली आई थी हमारे पास एज ए गेस्ट आई थी, तो हमने फिर इनसे रिक्वेस्ट की कि फ़राह प्लीज़ ज़रा हमें ज्वाइन कीजिए। और और यही मौका मिला कि मैं यहाँ पर अदाए रमज़ान का हिस्सा बन सकूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फैमिली सी बन जाती है। मुझे एज अ गेस्ट इन्वाइट किया गया था, लेकिन आई थिंक मेरा दिन आज अच्छा था। रमज़ान के महीने में जहाँ बहुत सारी बरकतें हर किसी को हासिल होती है, वहाँ मुझे भी अदाए रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। तो कैसा फील कर रही हैं आज आके? देखिए, बहुत एक डिफरेंट सा माहौल होता है जब आप एज अ गेस्ट आते हो और एकदम से आपको अगर होस्ट की कुर्सी पे बैठने का मौका मिल जाए, तो आई थिंक जिम्मेदारी भी बहुत है। और जैसा कि आप दोनों बहुत ही बाखूबी से इस ट्रांसमिशन को निभा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको दाद देना ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक यू। वो कहते हैं ना कि आज किस्मत के दरवाजे खुल गए आपके लिए, तो रहमतों के भी और किस्मतों के भी। अच्छा, अगर कहा जाए तो आज जिस तरह रमज़ान बहुत आज जिस तरह कह लेंगे 23वां रोज़ा है और रमज़ान अलविदा होने के करीब, जी बिल्कुल, तो इतनी पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी, लगता है कल की बात थी जी। जैसे हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है डॉक्टर साहब रमज़ान के आने का, वो बस आई थिंक आग झपकते ही वो ख़त्म भी हो जाता है महीना, और फिर हम पूरा साल उसका इंतज़ार करते हैं। मेरे ख्याल से यही ज़िंदगी है कि रमज़ान आते ही मेहमानों की तरह है जी। जैसे जब रमज़ान आया था तो लोग कहते थे कि बहुत गर्म दिन होंगे, रोज़े कैसे गुजरेंगे। इस तरह रोज़े भी गर्म हैं और दिन भी गर्म हैं, और अफ्तारी में अक्सर समोसे पकौड़े भी गर्म होते हैं। तो आजकल बेसिकली जो सियासत का माहौल है वो भी बहुत गर्म है। वो मेरे ख्याल से रमज़ान के शुरू होने से पहले ही गर्म हो चुका था, लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा गर्म हो चुका था। उसी गर्मा गर्म माहौल के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और MPA के टिकट होल्डर भी हैं, और जो बहुत अच्छी बात है सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब इसरार भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, कैसी तबीयत है? ठीक हैं? उनके साथ साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं असगर महमूद साहब, जो कि पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जी असगर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? मैंने कहा वेलकम कर दूं ना, कि आपको खास तौर पे शुक्रिया आने का। और सबसे पहले हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इस तरह के टफ टाइम में, बिल्कुल, जो कहते हैं ना हुकूमत का एक कहते हैं सियासत गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, और उसके अंदर टाइम निकाल, और उसके बाद आपको बड़ा सोच समझ के अपनी स्क्रीन प्रेजेंस देनी होती है कि कहीं कुछ आप बोल ना दें, और उसी मौके पर आके हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए आपको दिल से बहुत शुक्रिया। जी जी। तो उसके साथ ही हमारे साथ एक नात खां मौजूद हैं सैयद गजनफर हुसैन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, ज़रा क्यों ना फ़राह प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, और सबसे पहले ज़रा भट्ट साहब से पूछा जाए। जी भट्ट साहब, थोड़ा ये बताइएगा कि जिस तरह आपने एक जॉइंट एडवेंचर किया है नून लीग के साथ, अब तो आपकी गवर्नमेंट आ गई है ना, जिस तरह आपका ही सब कुछ है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई सब्सिडी नहीं दी गई। जो प्रॉब्लम चल रही थी, एक महंगाई का मार्च किया गया, और उसके बाद अभी वो उसे क्या नाम है कि सब्सिडी आ जाती या उसके आउटकम्स आते, वो अभी तक नहीं आए, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना और अपनी रहमतें बरकतें समेटते हुए आखिरी अशरा रमज़ानुल मुबारक का, और इसमें रिलीफ मिलना चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आते ही आटे की कीमत कम की, जो को 550 का थैला था वो 450 पे आ गया। तो अभी सबसे बड़ा जो इशू है वो पंजाब के अंदर CM साहब का जो ओथ था, जो उन्होंने अपना हल्फ लेना था, उसके अंदर रुकावटें पैदा की जा रही हैं। तो यही हम कहते हैं, और मैं भी यही कहूँगा आपकी वसातत से, कि उन हजरात को जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, कि आप पंजाब का सबसे बड़ा, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, जो आज तकरीबन 24 दिन हो चुके हैं बग़ैर किसी वज़ीर आला के चल रहा है। तो जब वज़ीर आला पंजाब मौजूद ना होगा, जब एग्जेक्टिव ही पंजाब का कोई मौजूद नहीं, तो फिर अवाम बेयारो मददगार होगी ना, तो उनको रिलीफ या उनको सब्सिडी कौन देगा? तो ये इमरान खान साहब, नियाज़ी साहब को ये समझना चाहिए
कि अगर आपको एक आईनी और कानूनी तरीके से हटाया गया है तो अब आप रुकावटें पैदा ना करें। अवाम के मसाइल बढ़ रहे हैं, अवाम के मसाइल को देखें, अपनी अना का मसला ना बनाएं। नियाज़ी साहब ने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है कि अगर मैं हूँ तो सब अच्छा, अगर मैं नहीं तो सब कोई गद्दार है, कोई इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, ये तो सियासत के तो आपको पता है हालात इस तरह से गर्म चलते ही रहते हैं, लेकिन रमज़ान आपको पता है कि रमज़ान में रूटीन बदल जाती है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी की सरगर्मियाँ क्या इफ़ेक्ट होती हैं रमज़ान के महीने में, या आप लोग वैसे ही 24 घंटे काम कर रहे होते हैं? नहीं, रमज़ानुल मुबारक जब शुरू होता है ना तो सियासी एक्टिविटीज़ तो अपनी जगह होती हैं, मगर हम रमज़ानुल मुबारक में फिर हमारी जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं वो अफ्तारी की, सहरी की, वो फिर पार्टी के कारकुनान को, दोस्तों यानी कि को, फैमिली को टाइम नहीं मिलता रमज़ान में, यानी कि कारकुनों के साथ ही आप लोग का रमज़ान गुजरता है। बिल्कुल, कारकुनों के साथ ही अफ्तारी भी, सहरी भी, यहाँ तक कि सहरी का एहतमाम भी किए जाते हैं। ऐसा मौका मिला कि घर वालों के साथ सहरी की और अफ्तारी की हो तो वो भी कहें आज कौन अकेला मेहमान आ गया? जी जी बिल्कुल होता है, मौका मिलता है, बल्कि घर वाले ये पूछते हैं ऐसे जैसे आपने कहा कि मेहमानों की तरह कि ये आज भी ताड़ी आ रहे कि बाहर ही यानी कि आपके भी हालात वही हैं जी जी, हम लोगों के होते हैं, अक्सर एंकर्स के भी होते हैं, क्योंकि सारा टाइम जो है हमारा चैनल में ही गुजरता है। लेकिन इसी रमज़ान में वैसे कारकुनों को हटा के फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। अगर आपकी फैमिली देख रही है ट्रांसमिशन तो हमने इनको समझाया है कि अगले कुछ जो रोज़े रह गए वो अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड किए जाए। जी असगर भाई, आप ये बताइएगा आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है और रमज़ान में आपकी टिपिकल रूटीन क्या होती है? एक तो होता है ना कि रोज़मर्रा की रूटीन है, सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं, रमज़ान में आप ऐसा क्या करते हैं? रमज़ान में मैं ओरिएंट ट्रेन में स्टेशन मैनेजर हूँ, ठीक है, और पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसरार भट्ट साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं, ये हमें सपोर्ट करते रहते हैं। जहाँ हमारे से कोई गलती हो जाती है या हमें कुछ पता नहीं चलता तो हम इनके पास आते हैं, ये हमारी रहनुमाई करते हैं। तो जो हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट हैं वो हमें कॉल, जैसे भट्ट साहब ने कहा अफ्तारी सहरी हमारी भी बाहरी यूथ में गुजरती है, तो कभी कभी हो गया घर में खा लिया, तो वो भी यही मेहमानों वाला साहब होता है। तो आजकल आपको डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात अपनी ऑडियंस से भी शेयर करती चलूँ कि आजकल एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड आया हुआ है कि हाँ गरीब बच्चों के लिए रोड्स पर बहुत खूबसूरत माहौल लगता है, अफ्तारी का इंतज़ाम किए जाते हैं, और जो सिर्फ घर तक महदूद होती थी अफ्तारी और सहरी, वो आम लोगों के साथ जो रोड पर दोस्तों के साथ, चाहे वो ट्रैफिक वाला हो, ट्रैफिक पुलिस वाला हो, या मतलब बहुत खूबसूरत माहौल होता है जब आप गैरों के साथ अफ्तारी और सहरी का इंतजाम अच्छा नजर भी आ रहा होता है जब आप चल रहे होते हैं और जाते हैं ना। पहले ये ट्रेंड नहीं था, ये ट्रेंड हुआ कि देखा गया कि आप चल रहे होते हैं और लोग धड़ाधड़ भाग के अफ्तारी का इंतजाम कर रहे होते हैं अपने लिए, आपको रोक रोक के दे रहे होते हैं। खूबसूरत बात ये है। थे, लेकिन अब तो गैरों के लिए वो कहते हैं जब रमज़ान आता है बरकतों और रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, तो इस तरह ही चलता रहता है। तो आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? मेरे रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, और आखिरी अशरा है तो एक तो शॉपिंग आ जाती है। शॉपिंग आपको पता है ख़वातीन की, ईद हो और शॉपिंग ना हो, वैसे सिर्फ ख़वातीन नहीं, सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से भी पूछना चाहूँगी कि उनकी ईद के कुर्ते पजामे दर्जियों ने ले लिए हैं क्योंकि आजकल तो मेंस वेयर जो टेलर होते हैं वो भी उतना ही तंग करते हैं जितना लेडीज़ वेयर की टेलर्स करते हैं। जो टेलर्स हैं उनके नखरे ही भर गए हैं, और नखरे भरने की वजह ये औरतें ही हैं। बट फिर भी एक होता है ना, आजकल लड़के भी जो हैं बंदे, उनके भी बहुत चूजी हो जाते हैं कि उनके कुर्ता का ऐसा बैन होना चाहिए, ऐसे कलर होने चाहिए। तो आप बताएं कि आप लोगों की शॉपिंग हो गई है? जी बिल्कुल, मैंने तो रमज़ान शुरू होने से पहले ही, ये वो लोग होते हैं जो फोरकास्ट करते हैं कि भाई ईद आने से पहले शॉपिंग कर लो, बोल आने से पहले छिका मार देते हैं। ऐसे ही है क्योंकि उससे जैसे जैसे फिर ईद करीब आती है, फिर बच्चों की शॉपिंग, घर वालों की शॉपिंग, तो इसलिए अपनी शॉपिंग जो वो पहले ही करके, फिर वो ये होता है ना जैसे आपने अभी कहा कि टेलर भी बिज़ी हो जाते हैं, तो इसलिए फिर पहले आसानी होती है कि वो उनकी मसरूफियत से पहले ही। आप बताइए, यंगस्टर, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी शॉपिंग ईद में क्या होती है? अभी फ़िलहाल तो मेरे भाई हैं, उनको मैंने एक दिन कॉल की थी कि यार आप ना मार्केट जाओ और जो आपको सूट अच्छा लगता है ना तो वो लेके तो दर्जी को दे देना, नाम वगैरह दे देना उनको। तो वो तो अभी तक शॉपिंग नहीं की, तो इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे घर के लिए भी। यार अगर भाई सूट आपका देना चाहे और सलवार के अपना आ जाए
आपकी तो ईद गई फिर। नहीं, वो ऐसा होता है कि कभी कभी आपको खुद पसंद आ जाती है। और हमारे साथ हमारे स्पेशल नात ख्वां भी मौजूद हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि खूबसूरत सी नात हो जाए हमारे और हमारे ऑडियंस के लिए। अहमद फराज साहब का लिखा हुआ कलाम बहुत ही मशहूर ज़माना ये कलाम है और काफ़ी सनाफ़ाना ने पढ़ा, हर किसी ने अपने अंदाज में, तो मैं चंद अशार पेश करूँगा। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, बने हैं दोनों जहां, शाहिदो सरा के लिए सजी है महफिल, कौनैन मुस्तफ़ा के लिए बने हैं दोनों जहां। हुजूर नूर है, महमूद है, मुहम्मद है, जगह जगह नए उन्वान हैं सना के लिए, जगह जगह उन्वान है सना के लिए, सजी है महफिल, कौनैन मुस्तफ़ा के लिए बने हैं दोनों जहां। मेरे करीम मेरे चार साज़ो बंदनवा, तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए, तड़प रहा हूँ तेरे हवा के लिए, बने हैं दोनों जहां। गदाए कूए मदीना हूँ किस कमूँ
काफ़ी हैं मुझकदा के लिए, उन्हीं की बख्शिशें काफ़ी हैं मुझकदा के लिए। सजी है महफिल कौनैन मुस्तफ़ा के लिए, बने हैं दोनों जहां फराज तूर पे वो बेनकाब क्यों होते, कि आशना की तजल्ली थी आशना के लिए। सजी है महफिल कौनैन मुस्तफ़ा के लिए, बने हैं दोनों जहां। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। शुक्रिया। गने हैं दोनों जहां कौनैन के लिए, इस पे तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत में दोनों जहां बना दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है और हम लोगों का इस चीज़ पे ईमान भी है। तो चलते हैं भट्ट साहब की जानिब, मेरा भट्ट साहब वेट कर रहे होंगे। तो भट्ट साहब, ये तो आपने रमज़ान खां बताया कि आपकी रूटीन है, आप सैरी भी करवा रहे हैं, अफ्तारी भी करवा रहे हैं। ईद पे रूटीन क्या होती है आपकी? ईद वाले दिन सारा दिन अपने दफ्तर में जी डेरे पे ही, फिर सारे दोस्त हल्का बाब मिलने के लिए ईद आते हैं, तो वो सारा दिन ईद इसी तरह मिलने जुलने में गुजरता है। तीनों घर वाले दिन यानी कि कारकुनों के साथ, मतलब जी, ये तो घर वालों के साथ ज्यादती है। नहीं, मतलब एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये ज़रूरी है कि अपने जितना भी टाइम है वो कारकुनों में गुजारे, तो उसमें मेरा ख्याल सियासतदान कामयाब वही हो सकता है। नहीं तो आपके बेटे नहीं कहते होंगे अब्बा जी सानू ही वक्त दे लिया करो? बेटे माशाल्लाह जवान है जी, वो भी साथ ही होते हैं वो भी मिलते जुलते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं सही इसी तरह एक सियासी वर्कर की हैसियत से। लेकिन अब इसका मतलब ये है कि ईद वाले दिन जो ईदी का जब मामला आता है, वक्त आता है, फिर क्या होता है? मतलब फिर तो कारकुनों को भी देना होता होगा, घर वालों को भी देना होता होगा। जी बिल्कुल, वो कारकुनों जो है ना जी, वो तो सारा दिन ईद मिलने आते हैं, मगर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले मेरा तरीका ये होता है कि अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द जो मुस्तहिक है रमज़ान में उसकी मदद की जाए, बिल्कुल दिखावा कम किया जाए, उनकी मदद की जाए ताकि वो जितना भी आप कर सकते हैं। इस्लाम में भी यही कहा तो गया है कि सफ़ेद पोश लोगों की मदद करो, उनको ढूंढो, उनको तलाश उसके करो। बाद फिर इलाके में या कोई वर्कर, कोई गरीब है, कोई उसकी मदद का वो मुस्तहिक है, तो वो फिर हम जो कर सकते हैं करते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। जी असगर भाई, ज़रा आप बताइएगा कि आप तो चलें भट्ट साहब तो हैं, थोड़े एजड हैं हमारी तरह, आप तो माशाल्लाह यंग हैं। आप भी हाँ माशाल्लाह यंग हैं, तो आपकी क्या रूटीन होती है ईद पे? ईद की नमाज़ पढ़ के घर आते हैं, कुछ दोस्त मिलने आते हैं, किसी को मिलने चले जाते हैं। पहले तो भट्ट साहब के डेरे पे हाज़िरी होती है हमारी, कोई भी दिन दहाड़ हो, क्योंकि जो यूथ है ना वो अपने जो सीनियर होते हैं उनके रहनुमाई के अलावा कुछ भी नहीं वो हासिल कर सकते। तो ये वाहिद घर है जो मुझसे मोहब्बत और प्यार करते हैं। रात को 4 बजे भी अगर मुझे किसी चीज़ की परेशानी है, कुछ सियासत में समझ नहीं आ रही, तो भट्ट साहब से डिस्कस करने के भट्ट साहब मुझे आप ये मेरी रहनुमाई करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो काइंडली शाह साहब ज़रा आप बताइएगा आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? ये अल्लाह का शुक्र है, ठीक गुजर रहे हैं। तो ये नहीं होता कि दिन बड़े गर्म हैं कि क्या मामलात हैं, किस तरह रोज़े गुजरेंगे, क्या मामलात हैं? बस एक तो ये है कि आजकल जैसे सहूलियात हैं वो इसी में तो गुजर जाते हैं बस। दूसरा ये कि तवक्कुल हो
तकवा हो तो फिर ये मसला जो है ना वो मालूम नहीं होता ऐसे। मैं कह रहा अल्लाह पे तवक्कल हो, हर चीज़ आसान हो जाती है। चलें फिर इसी खुशी में शाह साहब एक नात और सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते मेरे आका के मुद्दत हुई है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हसी है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हसी है, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते मेरे आका के मुद्दत हुई है। कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफ़ा का जो दीवाना होगा। कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफ़ा का जो दीवाना होगा, वो पुल पर से गुजरेगा मसरूर होकर, नारा नबी का लगाते लगाते मेरे आका की मुद्दत हुई है। तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते मेरे आका की मुद्दत हुई है। माशाल्लाह बहुत खूब है। मेरा ये यकीन या मेरा ईमान, मेरे मुस्तफ़ा सा ना कोई हसी हैं। बहुत खूब बहुत खूब। व्हाट्सअप ये बताएं कि आप एक सियासी वर्कर हैं, अभी यान बताया, कभी घर वालों ने फरमाइश नहीं की कि इस बार ईद की शॉपिंग आप करवाएं या ग्रॉसरी हमारे साथ करने आप चलें? कभी
ऐसा चांस बना ही नहीं जी साथ जाने और इसी बात पे डॉक्टर साहब मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि आदत बन आजकल गई। मार्केटों में आप जाओ तो बेचारे जो हस्बैंड्स होते हैं या भाई होते हैं वो शॉपर लेके खड़े हुए होते हैं और जो खवातीन हैं वो घंटों शॉपिंग कर रही होती हैं। ये आप अपनी बात तो नहीं बता रही? नहीं, और मुझे उनके लिए बुरा लग रहा होता है कि यार नहीं, आई थिंक खुद ही कर लेना चाहिए, कहीं बिठा देना चाहिए हस्बैंड्स को, भाई को। तो मेरे ख्याल से ये आपके साथ तो नहीं हुआ, आप लकी रहे हैं। भाई से पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि कभी घर वालों के साथ शॉपिंग जी, जी। की, जाने का मौका मिला हो और उन्होंने बहुत इंतज़ार कराया हो। जी, इसके लिए गए हो ना शॉपिंग करने, तो मिसिस ने या बहन ने आपको कहा चले अस्कर साहब ये शॉपर पकड़े और मेरे पीछे पीछे चले। और बस थोड़ी देर में हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई के घंटे लग जाते हैं। मेरी शादी को 4 मंथ हो गए हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह। ठीक है। तो कल जो वाइफ हैं वो वालदा के साथ गई हैं, मुझे कहते मेरे साथ चलो। मैं कहा मामा के साथ चली जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। उनको जब औरतें अंदर जाती हैं ना तो पसीने छूट जाते हैं, वो आती नहीं है। मैंने कहना ये भी ले लो वो भी ले लो। मेरे ख्याल से लेकिन रमज़ान की यही रौनकें हैं कि आप इबादत भी करते हो, अपने घर वालों को वक्त भी देते हो, और ये जो 30 दिन है वो कैसे इबादत और खुशियों के साथ गुजर जाते हैं ये हमें भी मालूम नहीं होता। और आई थिंक मैं तो बहुत मिस करूँगी। आप बताएं डॉक्टर साहब, रमज़ान के रोज़े वो रूटीन आपकी बिल्कुल सीधी हो जाती है, कहे ना कि अक्सर हमें होता है कि रूटीन सेट नहीं हो रही, तो डिसिप्लिन आता है बिल्कुल। आपकी एक जो रूटीन बेसिकली होती है। बीइंग अ डॉक्टर हम लोग ये कहते हैं कि आपको नाश्ता जितनी जल्दी हो करें, आपके लाइक एक बादशाह की तरह को नाश्ता करना चाहिए, और सैरी उस तरह ही करते हैं, और फिर आप टाइम गुजारते हैं और आपको एक भूख प्यास का एहसास होता है, दूसरे की आपको बेचैनी का एहसास होता है कि दूसरा किस कर्म में गुजर रहा होता है। तो हम ये चीज़ें अगर आप देखें आम रूटीन से हट के देखें तो आपकी लाइफ में पूरा डिसिप्लिन आता है। आप नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, दिन वही होता है, बरकत भी होती है, काम भी आप करते हैं रोज़मर्रा के, सब चीज़ें भी होती हैं। तो बट सब कभी इस रमज़ान में कोई घर में अफ्तारी की हो? जी, 1-2 की अफ्तारियाँ घर पे। तो घर से क्या कहते हैं ना कि क्या नजराना मिला, उन्होंने क्या कहा कि आज किस तरह घर आ गए कि घर और आप भूल गए आज? नहीं, वो मैंने खुद ही बता दिया था कि जी आज मैं घर पे हूँ। उन्होंने कहा अच्छा जी आज घर है। यानी उनको भी यकीन नहीं होता कि कोई घर पे अफ्तारी होगी। जी जी। अच्छा असगर भाई, आपकी शादी तो हुई है 4 माह पहले, तो मिसिस ने नहीं कहा पहला रमज़ान आया जनाब, बाहर ही घूमी जा रहे हो, कहा भी टाइम दे दो? करेंगे मैंने एक भी अफ्तारी अभी तक घर पे नहीं की। और बेगम नाराज़ नहीं होती? नहीं, नाराज़ तो आपको पता है क्यों होती है, क्यों नहीं होती है। नहीं, ये पता आपने बात गलत की है, और बेगम हो या कोई बहन वगैरह हो नाराज़ ना हो, ये इम्पॉसिबल सी बात है। शायद आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं नहीं, हुआ। लेकिन हो सकता है कि वो मना लेते होंगे ना, तो वो रमजान नहीं, में क्या मनाना तो कोई, पड़ता है, उसके बिना समोसे गुजारा नहीं है वगैरह घर ले पे। जाते हैं घर में, मतलब किस तरीके से मनाते हैं हमें भी पता चले। बस रिक्वेस्ट करते हैं कि चलें कल आ जाऊँगा, कल करते करते ना करते आज गुजर ये जाती वो फिर है। अगले रमज़ान के बाद चले नहीं, तो जाएंगे। आप लोगों की फेवरेट डिश अगर मैं दोनों से पूछूं कि रमज़ान में कुछ होता है ना कि कुछ लोगों को पकौड़े का शौक होता है, कुछ लोग फ्रूट चाट के बगैर अफ्तारी नहीं करते, तो आप बताएं भट्ट साहब, आप जी शुरू करते जी हैं। जी बिल्कुल। अफ्तारी में जो मेरी फेवरेट फ्रूट चाट होता है जी। माशा- कौन सी, सिंपल या क्रीम फ्रूट चाट? नहीं, सिंपल। सिंपल। जी नहीं, जी। क्रीमी बस वाले सादा डॉक्टर वैसे साहब भी हैं, आप सादा आदमी है। लोगों को कहें कि क्रीम से दूर रहें, आप पूछ रहे हैं क्रीम वाले, लगता है आपकी फेवरेट है क्रीम नहीं, चाट। मैं अभी आप देखेंगे मैं अफ्तारी में कुछ भी नहीं खाता। मेरे जो डायरेक्टर्स हैं उस बात के गवाह हैं कि मैं सिर्फ पानी और खजूरें लेता हूँ, ठीक है, अब- क्योंकि मुझे वेट कम करना है। और वैसे भी भट्ट साहब ने बताया तो इससे पर्सनैलिटी जज होती है भट्ट साहब की। भट्ट साहब एक सादा आदमी है, तो बहुत खुशी हुई भट्ट साहब की बात सुन के। हाँ बताएं आपकी फेवरेट डिश क्या मेरे है? पकोड़े ही हैं, और जब बर साहब मेरे घर तशरीफ़ लाते हैं तो स्पेशली इनको बिरयानी बड़ी पसंद है। सही सही। तो फिर आप फ्रूट चाट ज़रा पसंद करते हैं जब भट्ट साहब साथ हों? जी बिल्कुल। ये आपसे भट्ट ही साहब कहूँगा। आपकी मोहब्बत का असर है। जी जी ये नहीं, वो एक होता है ना कि रमज़ान में आपका दस्तरखान प्रॉपर होना चाहिए, बेशक आप खाएं थोड़ा बहुत, लेकिन देख देख के आपको तसल्ली हो जाती है कि सारी चीज़ें हैं। नहीं, ये आप किस बात से मैं इख्तलाफ करूँगा। अच्छा। हम लोग जो हमें इस्लाम सिखाता है, हमें सादगी सिखाता है। रोज़े का जो बेसिकली मकसद होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है कि आप सारा दिन अफ्तारी का गुजार रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अफ्तार का टाइम हो, और
कोई रोज़ा खुलता है, आप खाने पे झपट पड़ते हैं और आप एज ए मेडिकली भी अपने आप को अनफिट कर रहे होते हैं और रोज़े का मकसद ख़त्म हो जाता नहीं, है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ और मेरे ख्याल अभी से आपके जो डॉक्टर बिस्तर में साहब ने बड़ा ये होना बात कही है वो तमाम जो मर्द हजरात हैं, बाकी जो हमें देख रहे हैं, उनको सुनना चाहिए, क्योंकि औरतों का सिर्फ यही शिकवा होता है कि पूरे रमज़ान हमें किचन में पकवान बनाने में हमारा गुजर जाता है गर्मी में। इसलिए बट साहब के घर में ना बहुत ईजी होगा, बट साहब की मिसेज इतनी शिकायत नहीं करती होंगी, क्योंकि वो आते ही नहीं होंगे घर में। नहीं, अगर आएंगे भी तो सिंपल और चीज़ वो खाएंगे। भी मैं जब घर पे होता हूँ ना, जो फ्रूट चाट मैं खुद बनाता हूँ। वाह, मतलब अच्छा ये बाहर भी ताबियादारी और घर में भी ताबियादारी। मेरे ख्याल से भट्ट साहब से सबसे पहले रेसिपी पूछ लेते हैं कि फ्रूट चाट वो कैसे बनाते हैं। अब मेरे अंदर का भी वो कुक जागा है, तो जी। प्लीज बताएं कि कैसी रेसिपी होती है आपके फ्रूट चाट की। जी, मैं उसमें ज़ाहिर है सेब है, केला है और उसमें चने थोड़े डाल लेते हैं। तो उसको अगर थोड़ा टेस्ट बनाना हो, स्वीट करना हो, फिर थोड़ी चीनी डाल के उसके ऊपर फिर वो ऑरेंज को जब नचोड़ते हैं तो वो काला बड़ा अच्छा नमक सा- डालते हैं कि नहीं डालते? मैं जरा भी वो भट्ट साहब की कुकिंग चेक करती हूँ कि अगर फ्रूट चाट विदाउट काला नमक तो आई थिंक नहीं, वो इनकम्प्लीट है। चाट मसाला ही डालते हैं, फ्रूट चाट मसाला डाल देते हैं। बट साहब की जिंदगी चटखालेदार भी है। हाँ, नहीं, इस बार आपने मेरा टिप लेना है, और जो लोग ऑडियंस देख जी, रही है जी। कि अगर आपको फ्रूट चाट में बाहर के फ्रूट चाट जैसा टेस्ट चाहिए तो काला नमक जरूर ऐड कीजिएगा। हाँ। वो एक मैजिक आपका इंग्रेडिएंट है। आपका कोई रेस्टोरेंट तो नहीं? देखें वो अच्छा, यही बात मुझे समझ में थी, घर की औरतें इतना अच्छा खाना बनाती हैं और फिर मर्द कहते हैं कि रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। भाई, औरतें जो होती हैं अपने घर वालों के लिए, उनकी खुशी के लिए बनाती हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए। अच्छा असगर भाई, कभी आपने भी बनाए हो घर जाके मिसेज के साथ पकौड़े, या कभी फरमाइश आई होगी ये मैं काम आलू कर? वाले पराठे बनाता हूँ अपनी वाइफ। अरे वाह, मतलब आज हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कुक छुपा हुआ है। यार ये तो इसके कहते हैं बिना कि गुजारा समाजी नहीं है वर्कर घर भी पे। हैं। आप समाजी वर्कर भी हैं, घरेलू वर्कर भी हैं, यानी कि दोनों लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं, इसलिए इनको इतने घर से इनका शिकायतें 4 नहीं। माह का एक्सपीरियंस है जो बताया। आपका कितना बड़ा एक्सपीरियंस है? मेरा तो 30-35 साल का एक्सपीरियंस। माशाल्लाह। इसका मतलब अब आप सिर्फ रमजान के फ्रूट चाट तक महदूद है भट्ट साहब की कुकिंग, जी। और अभी जिनकी 4 महीने हुए हैं शादी में वो पराठे बना जब लेते मेरी हैं शादी आगे। हो रही थी तो भट्ट साहब ने मेरे कान में कहा था तू कम हो गया। बट सब ये क्या वजह थी कि तुम कम हो गया, क्या मतलब था? जी वही इसको मैंने कहा था कि पहले जिस तरह तुम एक्टिव, ये बड़ा एक्टिव बच्चा है जी, यूथ में इसने बड़ा काम किया, लाहौर में बड़े दोस्तों को जोड़ा है। तो जो एक्टिव बंदा होता है वही दोस्तों को इकट्ठे करता है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, वर्थ बढ़ती है। तो ये बड़ा एक्टिव बच्चा है। तो वो मैंने मजाक से इसका कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम काम से गए, जो जितने एक्टिव थे उतने अब तुम मसरूफियत थोड़ी कम हो जाएगी। घर में भी टाइम देना पड़ेगा। इस पहले हवाले कोई से रोक टोक नहीं थी, ठीक है, कोऑपरेट। अब एक जिम्मेदारी जब इंसान पे पड़ जाती है ना तो फिर उसको भी मैनेज करके साथ रोक तो लेके कभी नहीं चलना होती होगी, और होती होगी तो आप बॉदर नहीं नहीं, करते होंगे। होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि छोड़ देना चाहिए अपने शौहरों को, रोक टोक थोड़ी बहुत रखनी चाहिए। नहीं फरा, आप गलत बात कर रही हैं। नहीं, मैं अब बिल्कुल असगर ठीक, भाई घर पता होना जाएंगे चाहिए। तो वो ये कहेंगे, उनकी मिसेज नहीं, बट कहेंगी, साहब आप आपकी मुझे होश में ये बताएं कहा कि था। अब फिक्र करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो रोक टोक कह दो, उसे फिक्र कह दो, ये मतलब बात एक ही है। नहीं, रोक टोक तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो मर्द है उसके बाहर की जो मसरूफियात हैं, एक्टिविटीज़ हैं, दोस्तों को भी मिलना है, वो टाइम देना ये है। 35 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है बट साहब, 35 साल का। अब जिनके 4 महीने हुए उन्हें तो अपनी बेगम को खुश रखने देना। वो टिप दे। मेरी फैमिली को तो आदत जी, उनकी बिल्कुल। बन चुकी है, उनको पता है कि भाई इनके पास इतना टाइम नहीं है। जैसे बच्चों का बड़ा शौक़ होता है, जैसे आपने कहा कि हमारे साथ शॉपिंग के लिए जाएं या आउट ऑफ सिटी कहीं कोई विज़िट के लिए, तो वो भी मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, मैं कभी नहीं गया बच्चों के साथ। चलें, कोई बात नहीं असगर भाई, आपको हौसला मिल रहा है कि भट्ट साहब की वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी को देखते हुए कोई गल नहीं, आगे जाके कब मामला तसल्ली फैसले देने होगा। के लिए मैं इनके पास हाजिर हो जाता हूँ। ऐसे हालात देख के मुझे तसल्ली यानी दोनों स्टार शागिर्द हैं। मेरा इसी के साथ जो दूसरा सवाल होगा हमारे गेस्ट के साथ कि सेहरी वाली रूटीन क्या है? क्या आप वो लोग हैं जो सेहरी तक जागते हैं या वो लोग के सेहरी के लिए उठते हैं? शहरी तक जागते हैं। जी, सैरी करके फिर ही हम सोते हैं रात को। आजकल असल में मसरूफियत ये होती है कि अफ्तारी के बाद जो मिलने जुलने मसाइल को लोगों के होते हैं, ज़्यादा टाइम दिया होता है अफ्तारी के बाद मैंने, तो वो अफ्तारी के बाद फिर लोग आना शुरू होते हैं, तो फिर रात को लेट हो जाते हैं इसी तरह मिलते जुलते, तो फिर रूटीन यही है कि सैरी करके फिर सोते हैं। अच्छा, कभी जिस तरह पार्टी ने अफ्तारी की और आपने मिस कर दी हो तो कोई गुस्सा वगैरह हुआ हो?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बता देते हैं, अगर ना पहुंच सके तो फिर वो नहीं, भट्ट साहब से कौन नाराज होगा, मतलब एक कर लेते हैं। पर्सनैलिटी होनी चाहिए नाराज होने। मेरे ख्याल से भट्ट साहब से तो कोई नाराज नहीं थे, वो इतने स्वीट है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत डिफरेंट है डॉक्टर साहब की, पहले ये होता था कि हम सहरी के लिए उठते थे, मतलब 11-12 बजे सो जाते थे, उसके बाद सहरी के लिए उठते थे। अब मैं देख रही हूँ कि इंक्लूडिंग मी कि हम लोग सहरी तक जागते हैं, उसके बाद हमारी नींद नहीं पूरी होती है, सुबह दफ्तर जाना हो या काम पे जाना हो तो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और आप सुस्ता रहे होते हो। तो मेरे ख्याल से वक्त के साथ आपको क्या लगता है कि रूटीन हमारी क्यों ऐसी बदल गई है कि अब हम सहरी तक जागते हैं? हम लोग बेसिकली ना पंजाबी में कहते हैं असी हड्डा आराम, हम लोग कहते हैं सोएंगे फिर उठेंगे, एक दफ़ा ही सो जाते हैं। और वो भी पता है ना, रमज़ान के अंदर बॉस के तरले डाल लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, हमें छुट्टी दे दें, बहाना भी बना लेंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जितना इजी काम हो ना वो ही करें, कि बजाय आप सो जाएं फिर हम उठें। तो ये हमसे नहीं होता है, मुझसे भी ये नहीं होता। हाँ, वैसे मैं वही सोच रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं और हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाती है रमज़ान के दिनों में। ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो जाती है, लेट जाओ तो भी बॉस डांटते नहीं है। तो आई थिंक ये हमारे प्रो है एज अ पाकिस्तानी। ये पाकिस्तान में नहीं, आप इवन सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, वो लोग भी इवन अब सहरी करके सोते हैं। वहाँ पर एक ट्रेंड भी ये है कि आप अगर आप एक करीबी दोस्त हैं जिनसे आपके फैमिली रिलेशन हैं, आप उनकी गिरफ्तारी करने जाएं तो आप सारी रात के पास बैठे गपशप लगाते हैं और सहरी करके आप वापस आते हैं। ये सऊदी अरब ये ट्रेंड है। और उसके बाद सोते कितने बजे और कितने बजे उठते हैं? आप डॉक्टर हैं, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि मिनिमम आपको पता है 5 घंटे की नींद तो 7 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन चलो 5 घंटे की लगातार तो ज़रूरी है। और इस रूटीन में आप कैसे अपनी 5 से 7 घंटे की नींद पूरी कर सकते हो? अब पूरी नहीं होगी आपकी डॉक्टर साहब ने बोल दिया पूरी नहीं हो सकती। आपको किस तरह, आप सारी रात जाग रहे हैं, अब यहाँ से हम जाएंगे, हम चाहे क्या करेंगे, जागते रहेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद ठीक है अभी थोड़ी देर में सहरी हो जाएगी। कोई अक्सर लोग हैं मूवीज़ लगा लेते हैं, कोई ड्रामा लगा लेता है, वो देखता रहता है। और जब सहरी के बाद हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सहरी करने के फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ी जल्दी जल्दी और सो गए, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। इवन हम लोग मस्जिद तक भी नहीं जाते तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। और हम फिर 9 बजे तक सोते रहते हैं, 9 सवा 9 हम क्या कहते हैं कि ऑफिस चले जाते हैं। वही बात है कि सुस्ता रहे होते हैं, अपसेट होते हैं, टेंशन में होते हैं। फिर वो जो अपनी नींद का गुस्सा है, फिर जो बॉस का गुस्सा है, वो घर आके बीवी पे निकालते हैं। घर पे और ट्रैफिक के टाइम पर, रोड्स पर मैंने अक्सर देखा है। मेरा ख्याल है बातें तो होती रहेंगी। जी बिल्कुल, हम कंटिन्यू करेंगे। नात की तरफ में चलें। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। कौन सी नात सुनाएंगे आप? अपने दामन शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ, मगर आपका हूँ। मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। उनकी हो जाऊं चीज़ उन्हीं से मांगूं, उनकी हो जाऊं तो हर चीज़
अपने दामन पे ना एहसान पराए रखना, अपने दामन पे ना एहसान। अदाए 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 रमज़ान, अदाए 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 रमज़ान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान। आप जानते हैं यूजुअली जो हमारी ये ब्रेक होती है थोड़ी लंबी होती है। हम कराची, लाहौर, उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब करवा के रोज़ा अफ्तार करवा के आते हैं और ये हमने भी कर लिया, यकीनन आपने भी कर लिया होगा। और आज मैं बड़ा अपसेट हुआ कि फ़रा ने अफ्तारी नहीं की, कि कोई इसकी तबीयत वगैरह ख़राब ना हो। जी फ़रा बताइए, अफ्तारी क्यों नहीं की? देखिए, ये जो अभी डॉक्टर साहब को कुछ ही अरसा हुआ है इस एंकरिंग फील्ड में आते हुए, और उन्होंने ना सनसनीखेज़ मचाना ज़रूर सीख लिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि देखें, अच्छी स्किन के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए आपको कम से कम खाना चाहिए। और ये डॉक्टर साहब ने अभी अफ्तारी से पहले हम यही बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पकौड़े शकौड़े हम खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। उनकी टिप लेते हुए मैंने थोड़ा सा एहतियात करके खाया है। तो अब आप ऐसी बातें करें, आप मुझे बताएं कि डॉक्टर खाना डॉक्टर चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खाना नहीं, चाहिए। वो एक्चुअली मेरी इनसे डील हो गई थी कि ये मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह पे ट्रीट देंगे इस ट्रांसमिशन के बाद, क्योंकि मैंने इनका बहुत अच्छे से इस ट्रांसमिशन में साथ दिया है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बनता है। तो मैंने सोचा कि इनको सस्ते में ना जाने दिया जाए। तो इर्द गिर्द आपके घर वाले जो हैं, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो सस्ते में किसी को ना छोड़ें। जी जी, ये तो आप ना वो कह रहे हैं ना कि घर वालों के ऊपर, खास तौर मेल्स के ऊपर, उनको अपसेट टेंशन देने वाली बात है ना। नहीं, टेंशन क्या, मतलब खाना खिलाने से आप खुद ही तो कहते हैं कि मोहब्बत प्यार बढ़ता है। तो अब बट साहब आपने नहीं देखे, बट साहब जैसे बता रहे थे कि अपने कारकुनों को सेहरी अफ्तारी सब करवा रहे होते हैं। देखिए, मोहब्बत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? बिल्कुल, ये सिलसिला इसीलिए तो होता है। मुलाकातें होती हैं, एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो यही सिखाता है रमज़ान मुबारक भी हमें यही सिखाता है। अच्छा बट साहब, रमज़ान के अंदर आपकी जो कहते हैं मामूल जो होता है सहरी अफ्तारी का, क्या कारकुन से ज़्यादा करीब होकर मिलते हैं? जी, वो तो हर वक्त ही करीब ही होते हैं जी। कोई रमज़ानुल मुबारक में तो ये ख़ास एहतमाम किए जाते हैं ना सहरी अफ्तारी का, तो वैसे तो हर वक्त करीब होते हैं एक दूसरे के। फ़रा, हमारी बहुत अच्छी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ इसरार भट्ट साहब हैं। तो अभी ब्रेक में हमें उनके बेटे ने भी ज्वाइन किया है, साकिब इसरार भट्ट साहब, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? उनके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी नात खां हैं फसीहा नसीर। जी फसीहा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आपकी तरफ भी अभी आएंगे, ज़रा भट्ट साहब से थोड़ा सियासी माहौल गर्म कर लें। जी भट्ट साहब, ये बताएं कि जिस तरह अभी आपने नून लीग के साथ या PDM के साथ आपने जॉइंट एडवेंचर किया है, तो क्या आने वाले इलेक्शन में 2023 में आप सोलो फ्लाइट लेंगे या जॉइंट एडवेंचर ही करेंगे? जी, ये पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम PDM का हिस्सा नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ है पार्लियामेंट के अंदर, और PDM का हम हिस्सा नहीं है। तो मुस्तकबिल में देखें, जो भी सियासी पार्टियाँ उनके दरवाज़े खुले रहते हैं। अभी तक हमारा किसी के साथ कोई इंतखाबी अलायंस नहीं है। मुस्तकबिल में हो भी सकता है, क्योंकि सारी सियासी पार्टियाँ एक दूसरे के साथ मिल बैठ के, जिस तरह अभी मुल्क बहुत सारे बहरानों में मुब्तला था, तो वो उसको उन बहरानों से निकालने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने बैठ के फ़ैसले किए। तो इन फ्यूचर बैठ के ये हो सकता है इंतखाबी अलायंस बनते हैं। तो फ़िलहाल हम PDM का हिस्सा नहीं है, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो जो फ़ैसला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी हैं, तो जो फ़ैसला करेंगे हम इंशाल्लाह उनके फ़ैसले पे सब चले। हम दुआ करते हैं कि रमज़ान की बरकत से जो भी ये फ़ैसला करे अल्लाह इनके हक़ में बेहतर करे, पाकिस्तान के हक़ में बेहतर पाकिस्तान के इनके हक़ में बेहतर करे। ये हैं तो फिर पाकिस्तान के इनका वजूद है तो पाकिस्तान का वजूद है। खैर, अल्लाह सब के हक़ में सब कुछ बेहतर करे जो भी बेहतरीन है। अच्छा, साकिब भाई की तरफ चलते हैं। साकिब भाई, आप एक कहते हैं कि यंग रहनुमा है,
तो मैंने आजकल के जो पॉलिटिकल हालात देखे हैं, मैंने किसी यंग आदमी को आगे आते हुए नहीं देखा। अक्सर हमारी जो बड़ी सीटें हैं वहाँ पे ज़्यादातर बड़े लोग ही हैं। बेसिकली उन लोग यंग जनरेशन को चांस नहीं दिया जाता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो मेरी नज़र में यंग जो जनरेशन है उनको चांस देती है। तो अब हमें चांस मिला है, तो अब इंशाल्लाह हम लोग लेकिन मेरा यहाँ पे आपसे सवाल होगा कि अपने वालिद मोहतरम को देख के आप उनके नक्शे कदम पे सियासत में आए या शुरू से शौक था? शुरू से शौक था। क्या ऐसे तो शौक था? मतलब कैसे शौक देखिए, कैसे पैदा हुआ? शौक ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट होता है वो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो हमारा इन्वायरमेंट ऐसा था कि जब हमने मतलब अपना ग्रोइंग एज में देखा, अपने वालिद साहब को देखा, चाचा को देखा, सबको जब हमने देखा तो ऑब्वियसली मुझ में इस चीज़ का शौक़ उस टाइम पे जो है मुझे आया कि मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना है। यानी कि पॉलिटिकल फैमिली। बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि अगर वालिद हों चाचा हों तो आपके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन उतनी obviously आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं। मुझे तो अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुई? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया कि आज आप यहाँ पर हैं? मुझे काफ़ी मतलब 3-4 साल हो गए हैं। मतलब उस टाइम जैसे मैंने स्टडी ख़त्म की और मैंने उसके बाद से पॉलिटिकल लाइफ अपनी स्टार्ट की, तो मैंने एक मतलब अपनी यूसी से स्टार्ट की थी, यूसी लेवल से। तो मेहनत करते गए, आगे हमें चांस मिलते गए और अब आपके सामने बैठे हुए हैं। कभी कोई इलेक्शन भी लड़ा? नहीं, अभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर किस मैं चीज़ अपनी यूसी से स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो क्या ख्याल है, आप इस चीज़ को अग्री करते हैं कि सियासत में आना मुश्किल काम है? बहुत टफ है। क्या इसमें देखा जाए कंपटीशन तो है? बहुत टफ है जी। कंपटीशन है सियासत में? ऑब्वियसली आप देखें कंपटीशन तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं आपको कंपटीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, जी जी। और टफ टाइम भी मिलेगा। अगर आप उसे फेस करेंगे तो ही आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ फेस किए बगैर आप देखेंगे स्टार्ट में आप टफ देख के आप वापस टर्न कर दें तो फिर वापसी का रास्ता। अच्छा बट साहब एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की जो बुनियादें कराची के अंदर मजबूत हैं, वैसे पंजाब में तो कहीं पीपल्स पार्टी के इक्का दुक्का एमपी एमएनए नज़र आते हैं, तो क्या वो दोबारा सर्वाइव कर पाएगी पंजाब में? आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुल्क गिर जमात है, वो कराची या सिंध की जमात नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से ये आपका सवाल का मैं जवाब देने लगा हूँ कि मोहतरमा को जब शहीद कर दिया गया उस वक्त बिलावल साहब और उनकी मोहतरमा की साहबजादियाँ आसफ़ा और बख्तावर साहिबा वो ज़ेर तालीम थे जी। तो जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, तो उसके बाद बने, तो उस वजह से वो एज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो सियासी जलसे या सियासी इज्तिमात वो नहीं कर सकते थे। जी जी। तो वो हमारा पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा गैप लीडरशिप का आया मोहतरमा की वजह से, शहादत की वजह से। तो अब इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब मैदान में हैं, बीबी का बेटा, भुट्टो का नवासा, तो इंशाल्लाह बिल्कुल रिवाइवल होगी पंजाब के अंदर। और नेक्स्ट जो 2023 का इलेक्शन है उसमें आप देखेंगे कि वज़ीर आला पंजाब इंशाल्लाह जियाला होगा। चले इंशाल्लाह। वैसे अभी भी जो वज़ीर आला पंजाब है वो आप लोगों का कंबाइन नहीं है, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर भी आप देखेंगे तो बट साहब आप अपने बेटे को क्या, एक होता है ना कि आपने तलकीन करना होता है कि इस तरीके से चलना है सियासत में, तो टिप्स क्या हैं जो आप अपने बेटे को अक्सर देते हैं? जी वही मैंने इनको यही समझाया कि ये हमें देख कर कि हम अभी जिस तरह मैं वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब हूँ, तो हम डायरेक्ट इस तरह इस डेजिग्नेशन पे नहीं पहुँचे। हमने अपने हाथों से अपने जो हमारे कैंडिडेट्स होते थे उनके इश्तिहार लगाया करते थे। अभी तो बड़े फ्लैक्सेस और एडवांस जदीद दौर आ गया, उस वक्त वो दीवारों के साथ लगाया करते थे। तो वो हम इस तरह एक वर्कर की हैसियत से बड़ी मेहनत करते रहे। इनको भी यही समझाया कि अगर आपने कामयाब होना है तो आप ये ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि आप ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करें, यूनियन काउंसिल से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो ये नहीं कि मैं आज वाइस प्रेसिडेंट तो आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट आ जाएं लाहौर के, तो ये नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी और सीखें। हमें देखकर ये नहीं कि ये हम इस वक्त यहाँ पे इस लेवल पे बैठे तो हम भी हों, हमें देखकर अब लोग सीख के यहाँ तक पहुँचे मेहनत करके। तो वो इंशाल्लाह कर रहे हैं। अभी अपने एक जोन का जनरल सेक्रेटरी है यूथ का,
तो इनको मैंने यही समझाया, यानी एक जोन जो होता है वो एक सूबाई हल्का होता है, तो सूबाई हल्के से इसकी ट्रेनिंग होगी, तो उसके बाद फिर लाहौर, फिर पंजाब, आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत के साथ इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन होते रहेंगे। अभी यहाँ आपके और भी हमारे क्वेश्चंस हैं कि आप लोगों की क्या मसरूफियत होती हैं, हर बरसा पता है आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले फसीहा को मैं तंग करूँगा। जी फसीहा, कोई नात सुनाएं आप। बरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खाकर दुआ दे, उन्हें और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है, मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो स्वाहिबे काबा को सैन ठहरे, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, वो अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है, कयामत का एक दिन मुअय्यन है, लेकिन हमारे लिए हर नफस है कयामत, मदीने से हम जान निसारों की दूरी, कयामत नहीं है तो फिर और क्या है, जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, नात सुन के ना एक वो रूह की ताज़गी होती है, वापस आ जाती है, बंदा वो पहले से ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो जी छोटे बस साहब, मैं आपसे सवाल करूँगा, कभी अब्बा जी से कोई गिला हुआ है कि अब्बा जी अब हमें टाइम नहीं देते, सारा दिन वर्कर के साथ आप बिजी होते हैं, हमारा भी कोई हक है वो पूरे करें? होते हैं, वो क्या गिला करेंगे। जब छोटे थे तब ऐसी बातें जहन में आती थी और सवाल भी होते थे, पर जब अब खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं, अब खुद पता है कि उनकी मसरूफियत क्या थी, और अब एहसास होता है कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे। जी जी जी। तो अभी सारा दिन अब उनके साथ रहते हैं, उनके साथ आते हैं जाते हैं, सारे मामला समझते हैं, तो फिर अब ऐसा सवाल बनता ही नहीं है। जी जी, यानी कि अब आप कहते हैं ना कि बड़े हो गए हैं और बात को समझ लेते हैं कि अब्बा जी की मसरूफियात क्या हैं।
तो जी भट्ट साहब, आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है पॉलिटिकल हवाले से? कोई जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल, मैं सूबाई का अपने 155 मेरा हल्का है जी जी। और बड़ा मेरे लिए वो एजाज़ की बात है कि इसी हलके से मलिक मराई खालिद साहब कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, 2 बार वो स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं। इसी हलके से मोहतरमा समीना खालिद बुरकी मुंतखब हुई और वो वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं। यानी ये मेरे हलके को एजाज़ है। इसका मतलब है कि हम ये भी सोच सकते हैं कि भट्ट साहब आने वाले वक्तों में मिनिस्टर ही बन सकते हैं इंशाल्लाह। जी, अल्लाह के घर में कोई कमी नहीं आस और रखनी चाहिए, उम्मीदें रखनी चाहिए अल्लाह के घर से। तो इंशाल्लाह वहाँ से मैं सूबाई का कैंडिडेट हूँ, तो अल्लाह मेहरबानी करे, इंशाल्लाह वहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, तो रमज़ान के बाद आप लोगों की पार्टी के जो मेन मोटिव्स हैं वो क्या होंगे? रमज़ान के बाद इसी तरह ही अपनी पार्टी एक्टिविटीज़, अभी हमारी पार्टी ने एप्लीकेशंस हमसे मांगी हैं कि जो जो उम्मीदवार है जिस हलके से लड़ना चाहता है, तो वो अब नेक्स्ट तो इंशाल्लाह वो प्लान शुरू हो जाएगा कि अपने इलेक्शन की तैयारियाँ इलेक्शन की। जी जी, ऐसे चले इंशाल्लाह। तो अभी मेरा कमिंग 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे, तो वो तो चले जब होंगे, इस वक्त जो है अब क्या आप देख रहे हैं कि क्या मुस्तकबिल है इस वक्त? ये जो आपकी PDM है या आप कह रहे हैं मुतहिदा अपोजिशन का क्या फ्यूचर है? क्या ये चल सकेगा कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन होंगे? नहीं, PDM तो चलेगा जी। जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, मगर वो तो PDM वाले ही इसका जवाब दे सकते हैं कि वो कहाँ तक तो है चल ना? सकते हैं। आपकी सपोर्ट हमारी सपोर्ट मैंने बताया कि मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ है, असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन का हम हिस्सा है। और ये जो बीबी साहबा शहीद ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मिसाके जमहूरियत आपस में उन्होंने एक मुआहदा बनाया था, अभी उसी पे हम अमल करते हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी वो मिसाके जमहूरियत को मद्देनज़र रख के उस पे अमल कर रहे हैं। और इन फ्यूचर इसमें इजाफा होगा। वो जो मिसाके जमहूरियत बनाया था ना, तो अभी मियाँ साहब और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ आपस में उनके जो मुज़ाकरात हुए, उसमें हम इंशाल्लाह कुछ और मामला इंशाल्लाह और मुल्क के लिए बेस्ट विशेस, मुल्क के लिए हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आसफ अली जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, सबकी ये कोशिश है कि हम मिल बैठकर मुल्क के मसाइल को हल करें। जो भी होगा पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके साहबजादे का भी कि आप हमारे साथ अदाए रमज़ान की ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इसरार भट्ट साहब आपका भी। कैसे भट्ट साहब, आपका भी आपका ही बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम अदाए रमज़ान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, सियासी माहौल भी गर्मा गर्म था। तो अभी मैं ये जिस तरह अफ्तारी में भी आपके समोसे और पकौड़े भी गर्म गर्म होते हैं, तो मैं देख रहा हूँ अफ्तारी के बाद बहुत याद आ रहे हैं समोसे पकौड़े। मतलब अभी हम अफ्तार कर रहे थे तब आपने खाए नहीं सही तरीके से और अब आपको याद आ रहे हैं। तो आपने खिलाई भी तो नहीं ना सही तरीके से? नहीं, वो आप अपनी बात करें ना, मैं तो वैसे ही डाइट कॉन्शियस हूँ, यू नो। मैं भी डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। सेहत से नाजरीन लग नहीं रहा डाइट कॉन्शियस हैं, या फिर वो इतनी मोहब्बतें मिली हैं इस अदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में कि आपने थोड़ी सी सेहत बना ली है। कि अदाए रमज़ान की टीम से और अदाए रमज़ान के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, इस पर कोहिर नूर चैनल से जितनी मोहब्बतें मिल सकती थी, जितनी ये दे सकते उससे ज़्यादा इन्होंने किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये उतनी मोहब्बत लग गई आपको। मोहब्बत लग गई, खाना तो वैसे नहीं लगता, ये मोहब्बत लगी हुई है। हाँ, आप मुझे बताएं, आप क्यों नहीं करती हैं अफ्तारी? नहीं, बिल्कुल। अच्छा देखें, मैं ये समझती हूँ कि आप वैसे हमारा मेंटली आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं खाया, आपको बहुत भूख लगी है, बट एक्चुअली आपकी बॉडी को इतनी ऑयली चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं होती। डेफिनेटली अगर मेरे साथ बहुत सारी ख़वातीन भी ये ट्रांसमिशन देख रही होंगी तो उनको ये चीज़ वो रिलेट कर सकेंगी कि ऑयली चीज़ें खाने से आपको फ़ौरन पिंपल्स हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हैं आप, आपको तो पता है आप कैसे। मुझे नहीं होते,
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं होते। मैं आपकी नहीं बात करी, मैं हम जैसे और मुझ जैसी बहुत सारी जो ख़वातीन हैं हमारी जो हमें देख रही हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि आपको ऑयली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव बहुत हेल्दी चीज़ें हैं जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने अफ्तारी में, और स्पेशली कोशिश ये किया करें कि ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। आप बताएं ग्रीन टी के फ़वाइद आपको लगते हैं कुछ है, उसके बाद फिर मैं बताऊँगी। मैं आपको सिंपल से बात बताता हूँ। अगर हम जो आम चाय पीते हैं, हमने ना वेट रिड्यूस करना होता है ना, तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं पहले हम उनको अवॉइड करते हैं, फिर साथ शुगर को अवॉइड करते हैं। और ये दोनों चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं या भी ग्रीन टी में, और जैसे आप अक्सर आप ये दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएं, जैसे हांगकांग वगैरह है, थाईलैंड वगैरह है, चाइना वगैरह है, वो इस तरह की चीज़ें खाने के बाद यूज़ करते हैं। यानी अगर उनके पास वो ग्रीन टी ना पियेंगे तो गर्म पानी पीते हैं। बिल्कुल गर्म पानी, और वो ठंडा पानी पीते ही नहीं। ये तो हम शायद पाकिस्तान में गर्मी बहुत पड़ती है, एशिया में गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए हमें ठंडे पानी बर्फ़ डाल के चिल वाटर पीने की आदत है। अगर देखा जाए तो ये जो आप जैसे चाइनीज़, जैपनीज़ या थाईलैंड में वो सुसुम गर्म पानी पीते हैं। जी, हर खाने के बाद खुसूसी वो कहते हैं कि ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर तरह से काम कर सकता है। हम मैं अक्सर यहाँ बात करता हूँ कि हम आम अफ्तारी में तो हम लोग सब कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, हमें तो अफ्तारी में क्या आम टाइम में हम जो डिनर कर रहे हैं आम दिनों के अंदर या लंच कर रहे हैं, हमें उसमें भी अवॉइड करना चाहिए। ये करने के बाद हम अपने आप से ज़्यादती कर रहे होते हैं। तो लेकिन एक बात मुझे बताएं डॉक्टर साहब, अफ्तारी विदाउट जो हमारा गुलाबी शरबत होता है उसके बगैर तो नामुकम्मल है। कोई भी चाहे जितनी डाइट आप साइड पे रखें, इवन कि मैं भी हूँ, मैं रेजिस्ट नहीं कर सकूँगी उस गुलाबी शरबत के। ओके, तो क्या कहें अब आपको, आपने तो अब गुलाबी शरबत की बात कर दी, आपको याद आ रहा है, लेकिन हम इनको बाद में ट्रांसमिशन के बाद पिलाएंगे, ज़रूर पिलाएंगे। लेकिन हम चलते हैं हमारे अगले नात ख्वां की तरफ, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बहनें, और तीनों बहुत ही खूबसूरत नात ख्वां हैं, और उनसे चल करके इंट्रोडक्शन करवाएंगे डॉक्टर साहब, और भी हम उनसे नात भी सुनेंगे और भी बातें करेंगे। जी जी, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा जी। फातिमा क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? इनके साथ ही देखने में छोटी लग रही हैं लेकिन ये सबसे बड़ी हैं। इनके साथ तो अभी नहीं बताना था ना डॉक्टर साहब, वो आराम से हम अपनी ऑडियंस को बताते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये आप समझते हैं क्वेश्चन होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए था, क्यों नहीं। चलें कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि मंजली बहन बैठी हुई हैं। ज़ैनब जी, ज़ैनब क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? तो उससे पहले भी नात पढ़ चुकी हैं, आप सब जानते ही हैं फसीहा को। जी फसीहा कैसी हैं? तबीयत ठीक है? चलें आपसे तो नात सुनेंगे बाद में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम ज़रा कवाली पे चला जाए। अरे वाह, मैं तो उस वक्त से वेट कर रही थी, जैसे ही हमारे जो कवाल भाई हैं वो चीज़ें रेडी कर रहे थे तो मैं इंतज़ार कर रही थी कब वो शुरू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारे साथ कल की तरह आज भी ये हमारी खुशकिस्मती है कि काले खान बाग साहब मौजूद हैं। जी खान साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तभी ठीक ठाक। जी फिर क्या सुनाएंगे आज? जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। खुदा का नूर तुझ में हूँ बहू है, खुदा बिना मगर तू रूबरू है। खुदा बिना मगर तू रूबरू है। तेरी अज़मत का अंदाजा हो किसको, खुदा है और खुदा के बाद तू है। खत्मी रसूल, खत्मी रसूल मक्की मदनी है। खत्मी रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा
कोई नहीं, कोई नहीं है खत मेरा सुर मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है खत मेरा सुर मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है खत मेरा सुर मक्की मदनी। खत मेरा सुर, खत मेरा सुर, खत मेरा, खत मेरा सुर सैयदे मक्की मदनी है। खत मेरा सुर सैयदे मक्की मदनी है। खत मेरा सुर सैयदे मक्की मदनी है। खत मेरा सैयदे मक्की मदनी। चेहरा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, चेहरा तेरा कुरान है, कुरान के सदके चेहरा तेरा कुरान है, कुरान के सदके ऐ सैयद आदम मैं तेरी शान के सदके सैयद मक्की मदनी है। खत मेरा सैयद सैयद मक्की मदनी है। सदी लगा मरे जाओ सगा मा सदी दो गनी जगा मा मा गे गे सदी दो गनी जगा मा सगा मा दो गमदनी मदनी दनी गमरे तेरे गरे नी दो सो 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 सैयद मक्की मदनी है। खत मेरा सुर मुजस्सम तेरे सिवा, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, और तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई। 1 लाख 1,40,000 बिचों तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। चेहरा तेरा कुरान है, कुरान के सदके ऐ सैयद आदम मैं तेरी शान के सदके। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा, तुम सा, तुम सा, तुम सा, तुम सा तुम कोई नहीं। तुम रसूल, रसूल और भी दुनिया में आए हैं लेकिन तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। तुम तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। यूं तो ईसा भी है, मूसा भी है, यूसुफ भी, मगर तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, 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 नहीं,
तुम सा तुम सा तुम सा तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। जुल्फ है वो लैल तेरी और लब लाल यमन, जुल्फ है जुल्फ है जुल्फ है जुल्फ है वो लैल तेरी और लब लाल यमन। हुस्न का पैकर है तू, चेहरा तेरा कुरआन है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। और साफ तो सबने पाए पर हुस्ने सरापा कोई नहीं, पर हुस्ने सरापा कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक, आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है, तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन, ज़ीशान नबी है सब लेकिन। महराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। ज़ीशान नबी है सब लेकिन, महराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। हद में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। क्या बहुत खूब, शुक्रिया। मतलब क्या समा बांधा है आप लोगों ने, बहुत खूब, बहुत। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, तुम सा कोई नहीं। वाकई आज जो बात हो रही है ना, जिस तरह हमने नातें भी सुनी हैं और अभी कवाली भी सुनी है, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी होने का बार बार बताया जा रहा है और हमें एहसास दिलाया जा रहा है कि उनके बाद कोई नहीं, उन जैसा कोई नहीं। तो फ़रा ये बताएं कि रमज़ान में आपकी क्या रूटीन होती है आम दिनों के अलावा? देखिए, बात सीधी सी है कि मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत स्लो हो जाते हैं रमज़ान में, क्योंकि आपकी रूटीन चेंज होती है, बेहतर होती है, लेकिन उसको अडॉप्ट करते करते आप बहुत लेज़ी से हो जाते हैं। बहुत सारी माओं का ये शिकवा होता है अपने बच्चों के साथ कि नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं तो सिर्फ नमाज के लिए उठते हैं। तो ये मेरे साथ भी है और आई होप आपके साथ भी। लेकिन चलें, आपने तो ट्रांसमिशन करनी होती है आगे, अपना काम भी करना होता है, लाजमी ट्रांसमिशन नहीं होती, मैंने अपना काम करना होता है। ये तो अब सरासर लाइव कैमरे मुझे इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब मैं बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ, जैसे आपने कहा कि आप सहरी के बाद सोते हैं, तो सहरी के बाद जब आप सोओगे तो एटलीस्ट 5-6 घंटे तो आप सोओगे ना, तो फिर काम करने का मौका कहाँ मिलता है? 5 घंटे नहीं, 9 साढ़े 9 बजे अक्सर जाग जाता हूँ। मैंने अपने काम करने होते हैं। इन्होंने अभी तो आप क्या हमारी ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं कि 4 घंटे सोना ठीक है, 5 घंटे सोना ठीक है? मतलब आप अपनी ऑडियंस को, आपका जो स्लीपिंग मैप है ना, वो कम से कम 7 से 8 घंटे होना चाहिए जब आप बिल्कुल फ्रेश होंगे और बिल्कुल कहें तरोताज़ा जो हो जाता है। आपकी वो बॉडी के लिए ही बहुत बेहतर है 7 से 8 घंटे की नींद कम अज़ कम। और जो अक्सर हम फजर की नमाज के बाद सोए रहते हैं ना, ये तो एक कहते हैं ना नहूसत का आलम है। हमें कम अज़ कम जो टाइम हमारे फजर की नमाज से लेकर काम पे जाने तक का टाइम है, आजकल हमारी जनरेशन ना बैकवर्ड चलती है। मतलब हम रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं, और इसका नाम लोग कहते हैं कि जो लोग रात को जागते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो क्या आपका क्या कहना है कि ऐसा कुछ है सच? जी, कौन से क्रिएटिव होते हैं ज़रा बताएं। उन्होंने कौन सी क्रिएशंस कर ली जिन्होंने रात में जाग के सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, कतन कुछ नहीं होता, या मूवी देख रहे होते हैं। मुझे पता है ना, मेरे घर में ये सब चीज़ें होती हैं, मूवी देख रहे होते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं। आप कितने बजे तक नॉर्मली, चले रमज़ान में तो हमारी रूटीन चेंज होती है, नॉर्मली आप कितने बजे तक सोना? नॉर्मली मेरी जो रूटीन होती है वो 1 से 2 बजे तक होती है। 1-2 बजे तक मैं सोता हूं। अच्छा, 1 से 2। अभी आप कह रहे हैं कि रात में नहीं जागना चाहिए और आप खुद 1 से 2 बजे तक सोते हैं, मतलब ये तो बहुत गलत बात है डॉक्टर साहब। नहीं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं इसलिए बंदा जागता रहता है।
कहते हैं ना, मेरे देखिए घर वाले आज भी मेरे ना- डॉक्टर साहब सोच रहे होंगे कि मेरी जो इनकी जो होस्ट है वो क्यों नहीं आई और मैं आ गई हूँ जो उनको टारगेट किए जा रही हूँ, है ना। नहीं, कोई बात नहीं। अक्सर दुआ यहाँ बैठी होती है ना, हमारा एक सेगमेंट होता है रोज़ा सेहत का, वो उसमें मुझे टारगेट कर रही होती हैं, तो आपको वैसे टारगेट करने का मौका मिल गया तो कोई बात नहीं, मुझे अपने दुश्मनों से कोई गिला नहीं है। देखिए यही तो बात है, आप दोस्तों को दुश्मन समझते हैं, लेकिन खैर हमारी ऑडियंस भी बोर होगी कि यार ये लोग जब से आए हैं तो इनके बीच में ना टॉम एंड जेरी की तरह कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन बात ये है कि आप जितना भी जिस टाइम पे भी सोएं, आपकी अपनी रूटीन है, आपके अपने काम होते हैं, बट कोशिश ये करें कि एक साथ 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नैप ले लेते हैं 1-2 घंटे की, तो वो आपकी बॉडी को लाइक आपकी जो नीड है वो पूरी नहीं करती नींद की। सो मेक श्योर करें कि एक साथ एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लें और कोशिश करें कि रात में ही ले लें, सुबह लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखें आपका सारा काम, आपकी रूटीन एक तरफ, लेकिन आपकी हेल्थ जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखना है और जहाँ बिल्कुल, जब तक हम अपनी ज़ात को पहले देखें, मद्देनज़र रखेंगे, हर काम है जब तक आप जिंदा हैं और आप में जान होगी, आप एक्टिव होंगे तो आप सब काम कर सकेंगे। अगर आप अपने काम समझेंगे कि मेरे बाद कोई दूसरा कर लेगा तो इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं करेगा। आपको अपने काम खुद करने पड़ेंगे और उसके लिए पहले अपनी जो रूटीन है उसको बेहतर करना पड़ेगा। जी तो जी फराह, आप भी कोशिश किया करें टाइम से सोया करें और टाइम से जी ज़्यादा बिल्कुल, मेरी यही कोशिश होती कि मैं टाइम पे सोऊं, अच्छा खाऊं, और अगर लोग मुझे डाइटिंग का कहें तो मैं उनकी बातें बिल्कुल ना सुनूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बॉडी के लिए, मेरी सेहत के लिए क्या रूटीन बेहतर है। और हमारी यहाँ पे फराह हमेशा बातें होती रहेंगी और हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है, तो हम जाते जाते तीनों बहनों से नाते भी सुनेंगे और एक साथ इंशाल्लाह भी सुनेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी दुआओं में अपने मेज़बान डॉक्टर उमैर हमज़ा को, एज यूजुअल फराह हाशमी को भी, गेस्ट होस्ट को भी याद रखिएगा, फराह हाशमी को भी याद रखिएगा। कल फिर इसी टाइम में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, होप्स हो एक नई होस्ट के साथ। खुदा हाफिज़ जी। जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई, पर बैठे क्या समझकर भला तू पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आई हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाई हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों, इस आकी दलदल में सहारा लेने आई हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा, कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस झंझाल में गुजरी है घड़ियाँ जिंदगानी
सुलगते